हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग फिर से एक पॉजिटिव थॉट के साथ शुरुआत करते हैं। द ओनली लिमिट टू अवर रियलाइजेशन ऑफ टुमारो विल बी अवर डाउट्स ऑफ टुडे। हमारे आज के डाउट्स, हमारे को लेके जो खुद के प्रति डाउट्स हैं, वही हमारे आने वाले कल को सीमित कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम कोई भी नया काम कर रहे हैं तो हमें डाउट्स नहीं आएंगे। सबको डाउट्स आते हैं, बट उन डाउट्स को हमें ओवरकम करना है। और उसके बाद अगर हम उनको डाउट को ओवरकम नहीं करेंगे ना, तो हम कंप्लीटली फोकस नहीं कर पाएंगे जो भी हमारे ड्रीम्स हैं उन पे। सो आपके मन में डाउट्स आना ये एक स्वाभाविक चीज है, बट उस चीज को ओवरकम करना ये हमारी विल पावर है। तो हमें क्या करना है, आए डाउट्स बट हमें अपने आप को बोलना है कि नहीं, मैं कर सकती, मैं कर लूंगी और बहुत अच्छे से करूंगी। ठीक, तो ये था पॉजिटिव थॉट। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे अबाउट फोटोसिंथेसिस, जिसमें हम लोगों ने लास्ट जो है क्लास में कंप्लीट किया था हमारा लाइट फेज रिएक्शन। तो आज हमको जो पढ़ना है वो है डार्क फेज रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, तो क्या पढ़ के आए थे हम लोगों ने लास्ट क्लास में? लाइट फेज और डार्क फेज में एक बेसिक डिफरेंस पढ़ा था कि जो लाइट फेज रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, उसमें एसिमिलेटरी पावर का जनरेशन होता है, जो कि हमें खाना बनाने के लिए प्रोवाइड करती है एनर्जी। तो डार्क फेज रिएक्शन में क्या हो रहा था, खाना जो फॉर्मेशन हो रहा था यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो हो रहा था वो हमारी डार्क फेज रिएक्शन में हो रहा था। फिर हमने देखा था कि जो लाइट फेज रिएक्शन थी उसके दो पार्ट्स थे। एक था हमारा मतलब एसिमिलेटरी पावर जो थी NADPH2, NADPH2 एंड ATP। ये दोनों जो थे ये दो प्रोसेस के जरिए बन रहे थे। एक थे साइक्लिक प्रोसेस और एक थी नॉन साइक्लिक ETS, नॉन साइक्लिक ETS। अब आज जो है, जो हमें ग्लूकोज फॉर्मेशन की प्रोसेस देखनी है, वो हमारी डार्क फेज रिएक्शन जो होती है वो 3 साइकिल मेनली चलती हैं। 3 साइकिल के जरिए अलग अलग प्लांट्स जो है अलग अलग कंडीशंस में तीनों साइकिल्स चलाते हैं। ठीक है, डार्क फेज रिएक्शन जो होती है जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो होता है वो 3 साइकिल के जरिए होता है। पहली साइकिल कहलाती है C3 साइकिल, दूसरी को हम बोलते हैं C4 साइकिल, और तीसरी जो होती है वो हमारी होती है कैम पाथवे। कैम पाथवे अब C3, C4 एंड कैम पाथवे, क्या ये सारे प्लांट्स चलाते हैं? मतलब एक प्लांट है उसमें C3 भी चलेगी, C4 भी चलेगी और कैम भी चलेगी, या फिर कुछ प्लांट्स में C3 चलेगी, कुछ में C4 चलेगी एंड कुछ में कैम चलेगी? तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक, बात करते हैं C3 साइकिल, C4 साइकिल एंड कैम पाथवे। कैम पाथवे, अब होता क्या है, जो C3 साइकिल होती है ये हमारा यूजुअली यूजुअली ऑल प्लांट्स में चलती है, ऑल प्लांट्स में। ठीक, लेकिन अभी हम उसके बाद ये बताएंगे कि जो C3 साइकिल चलाते हैं प्लांट्स, जब C3 साइकिल चलती है तो हमारे प्लांट का एक एंजाइम होता है बहुत इंपॉर्टेंट, हम इसके बारे में बात करेंगे अगली क्लास, अभी आगे क्लास में। वो होता है रुबिस्को। रुबिस्को ये ऐसे ही लिखा जाता है, R कैपिटल U छोटा, B कैपिटल SI छोटा, सॉरी IS छोटा, एंड C एंड O कैपिटल होता है। ठीक, इसका पूरा नाम होता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो ये होता है रुबिस्को एंजाइम। ठीक, अब ये एंजाइम जो होता है ये क्या करता है, इसकी एक ड्रॉबैक होती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो C3 प्लांट होते हैं उनमें एक प्रोसेस होने लगती है जिसे हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन, अब ये फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, C3 साइकिल चलेगी, C3 साइकिल में कभी कभी इस एंजाइम की वजह से क्या शुरू हो जाता है, फोटो रेस्पिरेशन। अब फोटो रेस्पिरेशन में खाना बनने की प्रोसेस बंद हो जाती। जब खाना नहीं बनेगा तो क्या ये साइकिल को चलाना जरूरी है? तब प्लांट्स कहते हैं नहीं। तो क्या होता है, इस फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसे ओवरकम करने के लिए प्लांट्स अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर लेते हैं एंड C4 साइकिल को चलाने लगते हैं। तो C4 साइकिल जो होती है ये प्लांट्स की एक तरीके से अपने आप को बचाने की मैकेनिज्म होती है कि फोटो रेस्पिरेशन प्लांट में ना हो। ठीक, तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे प्लांट्स में C4 साइकिल चलती है। ठीक, और ज्यादातर किस प्लांट में चलती है, किन प्लांट्स में चलती है? शुगर केन।
ठीक, शुगर केन हमें मिलेगा, इसके अलावा मेस मिलेगा। ठीक, ज्यादातर ग्रामिनेसी फैमिली जो है, ग्रामिनेसी फैमिली के जो मेंबर हैं, ग्रामिनेसी फैमिली में हमें ये C4 साइकिल देखने को मिलती है। इसके बाद आते हैं कैम पाथवे। तो कैम पाथवे क्या होता है, हमारे जो प्लांट्स होते हैं, अगर हम बात करें जीरोफिटिक प्लांट्स की, जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स जिनको नहीं पता है, जीरोफाइट्स का मतलब होता है जो प्लांट्स डिजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं, बहुत स्कॉर्चिंग एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। तो उनमें क्या होता है, वहाँ जो जीरोफाइट्स होते हैं वो ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे पानी की स्कार्सिटी है, पानी की कमी है, और क्या है, लाइट बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये प्लांट्स दिन के टाइम पे स्टोमेटा खोल देंगे तो क्या होगा, स्टोमेटा से पानी निकल जाएगा, ट्रांसपिरेशन होगा। अभी पानी निकल रहा है और पानी की तो कमी है। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये अपने आप को शिफ्ट कर देते हैं डे से नाइट में। अपनी जो मैकेनिज्म है, स्टोमेटा ओपनिंग है, वो दिन में ना करके रात में करना शुरू कर देते हैं। जिससे क्या होता, ट्रांसपिरेशन जो होता है वो रुक जाता है। तो ये दिन में स्टोमेटा नहीं खोलेंगे, रात में खोलेंगे। अभी रात में स्टोमेटा खोलेंगे, कैसे क्या होगा इनमें, ये भी प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस की डार्क फेज रिएक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैम पाथवे में। ठीक, तो आज हम लोग फिलहाल जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगी हमारी C3 साइकिल एंड फोटो रेस्पिरेशन। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग C4 साइकिल एंड कैम पाथवे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं C3 साइकिल। C3 साइकिल, अब C3 साइकिल हो कहाँ रही है, देखते हैं। ये हमारी, सबसे पहले बात करते हैं, ये है हमारा एक प्लांट की पत्ती। इस पत्ती में किनारे के साइड पे ये कैसे बनी होगी पत्ती, हमने क्या किया होगा, एक पत्ती ली होगी, ठीक, और उस पत्ती को ऐसे काट दिया होगा। ठीक, अब ये पत्ती की ऊपर की सरफेस है, और ऐसे ही पत्ती की एक नीचे की सरफेस भी होगी। ठीक, तो हमने क्या, ये ऊपर वाली सरफेस है और ये नीचे वाली सरफेस है। ठीक, तो पत्तियों में अपर एंड लोअर सरफेस हो गई है। ठीक है, इस पे जो सेल्स होती हैं इनको बोला जाता है अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, एंड नीचे वाली जो होती है उसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। अब अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में क्या होता है, हमारी कुछ सेल्स होती हैं, लंबी लंबी कॉम्पैक्टली पैक्ड, कॉम्पैक्टली मतलब बहुत पास पास जो पैक्ड सेल्स होती हैं उनको बोला जाता है पैलेसाइट। क्या बोलते हैं, पैलेसाइट। और ये हमेशा अपर एपिडर्मिस के नीचे ही होंगी, पैलेसाइट कभी भी हमको इस जगह पे देखने को नहीं मिलेंगी। पैलेसाइट हमेशा अपर एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। इसके बाद क्या होता है, अपर एपिडर्मिस के सॉरी लोअर एपिडर्मिस के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसमें हमें मिलती है बहुत सारी स्पॉन्जी सेल्स। ये हो गई हमारी स्पॉन्जी सेल्स। स्पॉन्जी सेल्स और पैलेसाइट में देख के ही एक डिफरेंस समझ में आ रहा होगी कि पैलेसाइट जो है ये बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज है, बहुत पास पास अरेंज है, जबकि जो पैलेसाइट है ये दूर दूर है। ठीक, तो क्या होता है, पैलेसाइट जो होती हैं वो थोड़ी आपस में दूर दूर होती हैं, क्यों होती हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्लांट की जो है पूरी की पूरी प्रोसेसेस, मतलब ट्रांसपिरेशन वगैरह डिस्कस करेंगे, वहाँ पे डिस्कस पढ़ेंगे। अभी क्या होता है कि ये हो गई पैलेसाइट, और पैलेसाइट के बीच में कहीं यहाँ पे होते हैं ऐसे जाइलम। तो ये हो गया हमारा जाइलम, यानी वैस्कुलर बंडल इधर हो जाते हैं, और ये हमारी हो गई पैलेसाइट, सॉरी स्पॉन्जी सेल्स। अब जो स्पॉन्जी और पैलेसाइट होती हैं ये दोनों मिल करके क्या बनाती हैं, इन दोनों को ही मिला करके बोला जाता है मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल, मीजोफिल सेल। अब जो हमारा C3 साइकिल है ये चलेगी कहाँ पे, तो मीजो जो C3 साइकिल होती है ये हमारी चलती है मीजोफिल सेल्स में। ठीक, मीजोफिल सेल्स जो होती हैं ये हमारी पैलेसाइट एंड स्पॉन्जी दोनों को मिलके बनी है। अब एक मीजोफिल सेल जो है, एक मीजोफिल है, मान लिया ये है हमारी एक मीजोफिल सेल। ठीक है, मीजोफिल सेल है। अब ये मीजोफिल सेल है तो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल होंगे, तो इसके अंदर एक सेल ऑर्गेनेल है जिसे हमने बोल दिया, एक सेकेंड, ये एक सेल ऑर्गेनेल है, इस सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल है जो कि है क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम दो पार्ट पढ़ के आए थे, एक था स्ट्रोमा और एक था ग्रेना। ठीक, तो स्ट्रोमा पार्ट में ये हमारी होगी C3 साइकिल, यहाँ पे स्ट्रोमा में चलेगी C3 साइकिल। ठीक है, अब देखते हैं C3 साइकिल होती क्या है।
तो C3 साइकिल को अगर हमें समझना है तो हमें, अच्छा साइकिल है तो मतलब को सारी चीजें जो है ऐसे गोल 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 चल रही होंगी, है ना, एक साइकिल में चल रही होंगी। तो देखते हैं C3 साइकिल को। ये है हमारी C3 साइकिल, देखने में बहुत भयंकर सी लग रही है बट इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी सी साइकिल है। तो स्टार्ट करते हैं C3 साइकिल को। हमारी जो C3 साइकिल होती है, ये क्या होता है, जो स्ट्रोमा होता है, ठीक है, उसमें सबसे शुरुआत से ही क्या पड़ा होता है, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। कुछ बहुत अलग सी चीज नहीं है। इसमें क्या होता है, हम लोग एक, जैसे हम लोग पढ़ते हैं 5-6 कार्बन का ग्लूकोज होता है, वैसे ही राइबोलोज जो है ये एक 5 कार्बन का कंपाउंड है। जैसे ग्लूकोज होता है ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये ग्लूकोज है। इसमें से एक कार्बन हटा दिया तो हमारा कितने, 5 कार्बन हो गए, ये हो गया राइबोलोज। इसकी फर्स्ट एंड फिफ्थ पोजीशन पे क्या लगा होता है, फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। ठीक, तो हमने बोल दिया फर्स्ट एंड 1 and 5 बिस फॉस्फेट, बिस मतलब 2 फॉस्फेट। तो ये हो गया हमारा राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट या बिस फॉस्फेट। ठीक, अब इसी को ही शॉर्ट में, ये बहुत बड़ा टर्म हो गया ना, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, तो अब हम इतना बड़ा ना बोल करके इसको शॉर्ट फॉर्म में ही बोल देते हैं RUBP, RUBP। ठीक, अच्छा, तो ये जो हमारा कंपाउंड होता है, ये मॉलिक्यूल होता है, ये हमारा पड़ा रहता है कहाँ पे, स्ट्रोमा में, पहले से ही हमेशा से होता है स्ट्रोमा में। ठीक, अब जैसे ही स्टोमा कहाँ है, देखो ये थी हमारी पत्ती, और मान लेते हैं ये जो प्रोसेस चल रही है ये इस जगह पे चल रही है, इसमें। ठीक, तो क्या होगा, बाहर से CO2 अंदर आ रही होगी, या यहाँ पे मान लिया स्टोमेटा है। ठीक, तो बाहर से हमारी अंदर आ रही है CO2। अब इसको जैसे ही तुम्हारे इसको मिलती है, देखो यहाँ पे मिली इसको CO2, CO2 बाहर से अंदर आई। अब जब CO2 बाहर से अंदर आएगी तो ये 5 कार्बन, ये था 5 कार्बन, देखो ये कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। ठीक, और CO2 में कितने कार्बन है, एक कार्बन। तो 5 कार्बन और एक 6 कार्बन हो गए, 5 और 6 मिलकर के कितने हो गए, 5 और 1 मिलके हो गए 6 कार्बन। तो 5 कार्बन और एक कार्बन मिला, 6 कार्बन बन गए। तो अब हमारे सेल में, स्टोमा में क्या हुआ, एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनता है, जिसे हम बोलते हैं 2-कार्बोक्सी 3-कीटो 1,5 बिस फॉस्फोराइबिटॉल। अब इसके लिए भी बहुत डरना नहीं है, सीधी सी बात है कि इसमें देखो, 2 कार्बन पे सेकेंड नंबर की जो पोजीशन राइबिटॉल होगा, राइबिटॉल की सेकेंड पोजीशन पे कार्बोक्सी लगा होगा, थर्ड पोजीशन पे कीटो लगा होगा, और 1 and 5 पोजीशन पे फॉस्फेट होगा, 2 फॉस्फेट, एक एक फॉस्फेट। ठीक है, तो इतना डरना नहीं है राइबिटॉल में। ठीक, अब होता क्या है कि ये जो 6 कार्बन कंपाउंड होता है ये बहुत अनस्टेबल होता है, मतलब ये बनता है और बस टूटता है, इधर एक तरफ से बनता आ रहा है, दूसरी तरफ से ये टूट रहा है। तो ये 6 कार्बन का कंपाउंड होता है जो कि बहुत ही अनस्टेबल है, मिली सेकेंड्स के लिए बनता है और फिर डिसअपियर हो जाता है। ठीक, इसके बाद क्या होता है, अब ये डिसअपियर होगा तो किसी चीज में तो टूटेगा या किसी चीज में तो कन्वर्ट होगा। तो ये डिसअपियर होने के लिए क्या करता है, ये कोशिश ये करता है कि ये जो 6 कार्बन का कंपाउंड है, 6 कार्बन का, ये 2-3-3 के कार्बन के कंपाउंड में टूट जाता है। देखो 3 कार्बन का कंपाउंड में टूटता है, और कितने में टूटेगा, 2 में। ठीक, ये एक था, इससे और इसके जुड़ने से एक 6 कार्बन कंपाउंड बना। ये 6 कार्बन कंपाउंड जो था, ये दो दो कंपाउंड में, 2 कंपाउंड्स में टूट गया, कितने कार्बन के, 3-3 कार्बन के। ठीक, अब क्या होता है, ये जो 3 कार्बन कंपाउंड होता है ये होता है हमारा स्टेबल। अब चूंकि ये कार्बन स्टेबल है हमारा, या हम ये कहें कि पहला इसमें स्टेबल कंपाउंड जो बन रहा है वो 3 कार्बन का है, इसी वजह से इस साइकिल को बोला जाता है C3 साइकिल। ठीक है, अब ये हमारी C3 साइकिल क्यों कहलाती है, समझ में आ गया। इसके बाद बात करते हैं, बनता कौन सा है, इस कंपाउंड को बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है जिसे हम बोलते हैं PGA। एक सेकेंड, इसको बोलते हैं PGA इन शॉर्ट, या कभी कभी 3PGA भी लिखा होता है। ध्यान रखना, PGA लिखा है, PGAL नहीं लिखा है, सिर्फ PGA है, यानी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है, इसमें क्या रहा होगा कि ग्लिसरिक एसिड रहा होगा, ग्लिसरिक एसिड रहा होगा, उसकी थर्ड पोजीशन पे फॉस्फो ग्रुप लगा होगा। ठीक, अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, वो एटीपी को इस्तेमाल करता है। हमारी फर्स्ट फेज रिएक्शन में एटीपी बना था, उस एटीपी को जो बना था उसको ये इस्तेमाल करेगा। एटीपी किस में कन्वर्ट हो गया, एडीपी में, यानी कि ये था एटीपी, एक एडेनिन था और उस पर 3 फॉस्फेट लगे थे, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है ना, एडेनिन पे 3 फॉस्फेट लगे थे।
अब क्या हुआ, ये इस बॉन्ड को ब्रेक करके ये फॉस्फेट को अलग कर देता, तो अब बन क्या गया, एडीपी बन गया, एक पे एडेनिन डाइफॉस्फेट यानी दो फॉस्फेट। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो उस बॉन्ड से एनर्जी निकली, है ना। अच्छा, ये इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं इस फॉस्फेट को इस ग्लिसरिक 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पे जोड़ने के लिए। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, उसमें एक फॉस्फेट यहां से निकला और वो जाके इस पे जुड़ गया, एक और फॉस्फेट। तो क्या बन गया, हमारा बन गया 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मेरे पास ग्लिसरिक एसिड था, ठीक, उस पे पहले एक फॉस्फेट था, अब कितने फॉस्फेट हो गए, दो। किस किस पोजीशन पे, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे, ठीक। तो वो इससे फॉस्फेट निकला और इससे हमारा ये बन गया, ठीक। इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या होता है, हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया एटीपी का इस्तेमाल करके। अब देखो इधर ध्यान से देखना, यहाँ पे इससे ये 6 कार्बन का था, इससे दो बने थे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, है ना। तो क्या हुआ, हमारे दो जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बने थे, एक 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को एक 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए एक एटीपी का इस्तेमाल हुआ। तो दो को करने के लिए कितना हुआ, 2 एटीपी का इस्तेमाल हुआ होगा, ठीक। अब आगे बात करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे लिख दें, अगर इन शॉर्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं यहाँ पे, एटीपी कंज्यूम, ठीक। अब बात करते हैं जो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, ये हमारा क्या है, 3 कार्बन का, ये भी है, ठीक। अब क्या होता है, हमारा जो एसिमिलेटरी पावर का NADPH2 बना था, वो यहाँ पे टूटता है और टूट करके क्या बना देता है, NADP बना देता है। अब इससे एनर्जी निकलेगी। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन था, ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन हट गया, तो हाइड्रोजन जो इससे निकला होगा, देखो ये इसमें कन्वर्ट हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया। ये जो हाइड्रोजन होता है, ये जा करके जुड़ जाता है इस 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पे। एक सेकंड ऐसे देखो, ये जो हाइड्रोजन इससे निकला, ये जा करके इसमें जुड़ गया 3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। और हमको पता है कि जब भी एसिड में अगर हम कोई हाइड्रोजन जुड़वा दे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में, ठीक। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो क्या होता है, NADPH2 जो होता है वो खुद NADP में कन्वर्ट हो गया, और जो हमारे पास हाइड्रोजन आए उसको क्या कर दिया, उसको जाकर के ऐड कर दिया ग्लिसरिक 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, जिसकी वजह से हमारा बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। क्या बन गया, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अब क्या होता, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड अगेन तुम्हारा 3 कार्बन का है। अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड होता है, इसका कुछ पार्ट जो होता है, ठीक, वो क्या करता है, वो तुम्हारा राइबोलोज 5 फॉस्फेट बना देता है वापस से। जो अब हमें साइकिल चलानी है ना, तो हमको ये चीज जो है ये वापस चाहिए, तो हम इसका कुछ भाग जो होता है, कुछ मॉलिक्यूल वो बना देते हैं राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट वापस से। लेकिन कुछ पार्ट जो होता है इसका, वो जाकर के सिंथेसाइज करता है शुगर को, ठीक। शुगर को कैसे करता, अब हम ये देखेंगे। अब हमको पता है कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने 2 ATP लिखा था, 2 ATP, ठीक। और यहाँ पे देखो एक प्रोसेस में एक एटीपी कंज्यूम NADP कंज्यूम हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख दे एक NADPH2, SEH2 लिख दे रहे हैं। अच्छा, अब क्या करता है, इसका कुछ पार्ट जो होता है वापस से 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का, वो राइबोलोज 5 फॉस्फेट बना देता, ठीक। अब राइबोलोज 5 फॉस्फेट है और हमको स्टोमा में क्या चाहिए था, 1,5 बिस फॉस्फेट। तो अब फिर से क्या होगा, ATP 3P, वो टूटेंगे, ADP में कन्वर्ट हो जाएगा एडेनिन डाइफॉस्फेट में, और एक फॉस्फेट जो निकला वो जा करके हमारा जुड़ जाता है किस पे, राइबोलोज 5 फॉस्फेट पे, और ये बना देता है राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, ठीक। अब इसको और ध्यान से थोड़ा देखते हैं, तो यहाँ पे कितने एटीपी कंज्यूम हुए, एक एटीपी। तो अगर हम मिला के लिख दें तो देखो 2 ATP यहाँ पे, एक ATP यहाँ पे, टोटल एक साइकिल चलने में 3 ATP कंज्यूम हुए, 3 ATP एक साइकिल चलने पे कंज्यूम हो रहे हैं। और अब ATP यहाँ बिगाड़ दिया, और कितने NADP यूज हो रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल बने, दो, तो दो से ये भी दो बने, तो इस दो से ये भी दो बने, है ना। ये एक था, एक से दो में टूटे 3 कार्बन के, फिर दो से ये भी दो बना क्योंकि ये भी 3 कार्बन है, ये भी 3 कार्बन है, तो इन दो से ये दो बने 3 कार्बन के। तो क्या होता है, ये भी दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो एक एक NADP से एक ग्लिसरैल्डिहाइड बन रहा है, तो यहाँ पे कितने NADP होंगे, 2 NADP यूज होंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे भी हमारे कितने NADP यूज हो रहे हैं, 2।
एक लिखा था, दो होंगे। ठीक, तो अगर हम इनको लिखें तो हम लिख सकते हैं कि 3 एटीपी और 2 NADPH2 इस्तेमाल होते हैं हमारी एक साइकिल में। एक साइकिल चलने में 3 एटीपी एंड 2 NADPH2 इस्तेमाल हुए हमारे। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है प्रोसेस जो पढ़ी थी उसमें क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल हम इस्तेमाल कर रहे थे, 6। 6 CO2 प्लस 6H2O, सॉरी 12H2O गिव्स आउट में C6H12O6, तो 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के हम इस्तेमाल करते थे। तो अब क्या होता है, अभी तो हमने एक इस्तेमाल किया, तो ये जो साइकिल होती है, ये वाली पूरी साइकिल ये चलती है 6 बार। अब इस साइकिल के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, उन इवेंट्स को देखते हैं। पहला जो इवेंट है वो हमारा कहलाता है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन, अब कार्बोक्सिलेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है, कहीं पे भी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है तो उसको बोला जाता है कार्बोक्सिलेशन। फिर क्या होता है, ये इसका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरे स्टेप में देखो NADPH2 से NADP बना, यानी कि एक हाइड्रोजन निकला, और वो हाइड्रोजन जाके किसमें, ग्लिसरिक एसिड में जुड़ के एल्डिहाइड बन गया। हमने पढ़ा है कि एसिड से का अगर हम रिडक्शन कर देते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है ना। तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है हाइड्रोजन का या एडिशन हो रहा है। ठीक, अच्छा, तीसरा जो होता है वो प्रोसेस कहलाती है रीजनरेशन। अभी रीजनरेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम वापस से राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट को बनाने की प्रोसेस को शुरू कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे इस प्रोसेस को बोला गया रीजनरेशन। ठीक, तो C3 साइकिल होती है वो हमारे 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड इज रिडक्शन एंड थर्ड इज रीजनरेशन। अब हम बात करेंगे कि अगर ये साइकिल 6 बार चलती है तो कैसे कैसे होगी। इस देखो, ये 5 कार्बन का, ये 1 कार्बन का, टोटल 6 कार्बन के मॉलिक्यूल बने। कितने बने, 6 मॉलिक्यूल बने, है ना। देखो 5 कार्बन का है तो 5 कार्बन और 6 मॉलिक्यूल, टोटल कार्बन कितने हो गए, 30, और 1 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल कितने हो गए, 6, तो दोनों जुड़े 3 और 30 और 6 कितना हो गया, 36। तो ये भी 36 बनने चाहिए, कार्बन इसमें होने चाहिए। तो फर्स्ट वाले में कार्बन कितने होंगे देखते हैं, ये बन रहे हैं 6 कार्बन का है, और कितने बन रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ठीक, तो 6 6 36, तो 36 कार्बन यहाँ पे भी कंप्लीट हो गए। आगे बात करते हैं, अब इसमें 6 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल जो बने, उनमें से क्या हुआ, आप सोचना ध्यान से कि ये 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल, यहाँ से ऐसे ध्यान रखो 36 कार्बन है यहाँ पे। ठीक, अब नीचे क्या हो रहा है, नीचे 3 कार्बन के बन रहे हैं कितने मॉलिक्यूल, कितने बने 3 कार्बन के कि 36 हो जाए, तो क्या होगा, 12 मॉलिक्यूल। ये 12 मॉलिक्यूल वापस से 12 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुए, ये 12 मॉलिक्यूल 12 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हुए। अब ये जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 12 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक, इनमें से 10 मॉलिक्यूल जो होते हैं, ठीक, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 10 मॉलिक्यूल क्या कर देते हैं, 5 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक, और ऐसे ही 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल शुगर के 1 मॉलिक्यूल को बना देता है। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझेंगे कैसे, देखते हैं। देखो हमारे पास क्या था, यहाँ पे लिखते हैं, हमारे पास टोटल 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, इसमें 12 मॉलिक्यूल हैं, कितने कार्बन के, 3 कार्बन के, 3 कार्बन के 12 मॉलिक्यूल हैं, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन, तो 12 मॉलिक्यूल में 36। ठीक, अब हमने क्या कहा कि शुगर का 1 मॉलिक्यूल बनेगा, शुगर यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज में कितने कार्बन, 6 कार्बन। ठीक, और इसके कितने, 5 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, देखो 5 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, तो क्या हो गया, 5 6 30 कार्बन। तो देखो कार्बन पूरे हो गए, 6 कार्बन यहाँ पे, 30 कार्बन यहाँ पे, और टोटल कार्बन 36। तो क्या होता है, अच्छा ये तो बेटा समझ में आ गया, लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल ने शुगर बनाया। तो शुगर का 1 मॉलिक्यूल बनाने के लिए 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लगे, क्यों, क्योंकि 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड तो 3 कार्बन का है और शुगर है 6 कार्बन का, तो जब 3 3 के 2 जो कंपाउंड्स जुड़ेंगे तभी तो 6 बनेगा। ठीक, ऐसे ही पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे राइबोलोज 5 फॉस्फेट को बनाने के लिए कितने 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड इस्तेमाल हुए।
तो कितने इस्तेमाल हुए? 10 मॉलिक्यूल। टोटल ये 12 बने थे, जिनमें से 2 ही सिर्फ जो होते हैं शुगर को बनाते हैं, बाकी जो 10 होते हैं वो वापस से राइबोलोज 5 फॉस्फेट को राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट को जनरेट करने के लिए राइबोलोज 5 फॉस्फेट बना देते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब आते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पे। ठीक, पहला पॉइंट ये था। अच्छा, एक और चीज, अब एक साइकिल में हमारी चले 3 एटीपी और 2 NADPH2 एक साइकिल में। तो 6 साइकिल में अगर हम बात करें 6 साइकिल्स में, तो 6 साइकिल में कितने बनेंगे? 18 ATP प्लस 12 NADPH2। ठीक, ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, ध्यान रखना पेपर में क्या क्वेश्चन दे रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने में कितनी एसिमिलेटरी पावर लगी, देन वी विल गो फॉर 18 ATP एंड 12 NADPH2। लेकिन अगर वो पूछ रहे हैं कि एक साइकिल को चलाने के लिए कितने एसिमिलेटरी पावर का इस्तेमाल हुआ, देन वी विल गो फॉर 3 ATP एंड 2 NADPH2। ठीक है, जो क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। इसके अलावा पेपर में और क्या क्या क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये हमारा कि ये कितने स्टेप का होता है, तो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन, सेकंड इज रिडक्शन एंड थर्ड इज रीजनरेशन। ठीक, अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने एक एंजाइम देखा था जो कि है रुबिस्को। हमने इसके बारे में अभी कोई बात नहीं की, अब हम इस रुबिस्को के बारे में बात करेंगे। तो रुबिस्को जो होता है, इसको हम लिखते भी बेटा ऐसे ही हैं। ठीक है, आर कैपिटल, बी कैपिटल एंड सी एंड ओ कैपिटल होता है। पूरा नाम होता है राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ये रुबिस्को एंजाइम किस पे लगेगा? राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट पे। ठीक, और या तो ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा या ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा। अब इसका क्या मतलब? अगर इसको राइबोलोज 1,5, इसको हम क्या बोलते हैं? आरयूबीपी शॉर्ट में बोलते हैं ना। तो आरयूबीपी को, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, तो ये आरयूबीपी रुबिस्को एंजाइम जो है ये क्या करेगा? सॉरी, आरयू, ठीक है, ये क्या करेगा? ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा। ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम करने लगेगा और कार्बन को फिक्सेशन करा देगा, जो ये यहाँ पे कर रहा था। देखो, कार्बन को इसमें ऐड करा रहा था आरयूबीपी में। ठीक, लेकिन अगर इस रुबिस्को को, इस रुबिस्को एंजाइम को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, ऑक्सीजन मिल गई, तो ये क्या कर देगा? आरयूबीपी में ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को ऐड करा देगा। ठीक, और तब ये काम करने लगेगा किसकी तरह? ऑक्सीजनेज की तरह, ऑक्सीजनेज। ठीक, अब होता क्या है, हमारा जो प्लांट है ये, ठीक है, इसको ये क्या कर रहा है? ये हमारा इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा, ठीक है, और इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए ये क्या बना रहा होगा? इधर तो शुगर फॉर्मेशन कर रहा होगा। अच्छा, ग्लूकोज की जो रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, वो क्या होती है? ऐसे लिखते हैं, देखते हैं। रिएक्शन क्या है? 6CO2 प्लस 12H2O gives out में C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक, अभी होता क्या है कि देखो, इस रिएक्शन में CO2 कंज्यूम हो रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है। तो क्या होता है, इस एंजाइम के, रुबिस्को एंजाइम के विसिनिटी में धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड कम होने लगता है। मीसोफिल में ये काम हो रहा है ना, यहाँ पे इसमें हो रहा था। ठीक, बाहर से CO2 आ रही है और क्या कर रही है? वो फिक्स हो रही है और ऑक्सीजन को बना रही है। तो तुमको नहीं लगता कि जो चीज बन रही है वो यहाँ पे विसिनिटी में बढ़ने लगेगी? तो क्या होगा? वो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, क्योंकि ये जो मीजोफिल है ये क्या कर रही है? ऑक्सीजन को बना रही है। अभी ऑक्सीजन बन रही है तो रुबिस्को एंजाइम जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसके आसपास ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लग रहा है। तो क्या होता है, शुरुआत तो बढ़िया होती है कि जब सूरज जो है, सॉरी, एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब सनराइज होता है, उस टाइम पे लाइट फेज रिएक्शन होती है, सिमिलेटरी पावर बनती है और बढ़िया प्लांट डार्क फेज रिएक्शन शुरू कर देता है। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ती जाती है, क्या होता है? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन आसपास इस प्लांट के बढ़ने लगती। अब जब प्लांट के आसपास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रुबिस्को किसकी तरह काम करने लगेगा? आरयूबीपी के आसपास ऑक्सीजन बढ़ रही है, CO2 कम है, तो ये क्या करेगा? जो चीज ज्यादा उसी को तो लेगा। तो आरयूबीपी ऑक्सीजन के साथ जुड़ने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि शुगर बन रहा था, जिसके फिक्सेशन से शुगर यहाँ पे जो बन रहा था, वो प्रोसेस रुक जाती है, ये प्रोसेस रुक जाती है।
अभी ये प्रोसेस रुक जाएगी तो शुगर नहीं बनेगा, और शुगर नहीं बनेगा तो प्लांट क्या होगा, प्लांट अच्छा ऑक्सीजन लेने लग गया ना, और ऑक्सीजन लेने लग गया तो इसे क्या बोला जाता है, रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन लेने को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो प्लांट क्या कर रहा है, लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन कर रहा है, फोटो की प्रेजेंस, फोटो मतलब लाइट, ठीक, लाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन कर रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है फोटो रेस्पिरेशन, ठीक। तो क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन। तो हम क्या बताएंगे कि हम बोलते हैं कि जो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रूबिस्को एंजाइम act as a oxygenase enzyme, and start the process of respiration instead of photosynthesis, तो क्या होता है, प्लांट्स रेस्पिरेशन करना शुरू कर देते हैं फोटोसिंथेसिस की जगह पे, इसे बोला जाता है फोटो रेस्पिरेशन। अब इससे क्या होगा, प्लांट खाना नहीं बना पाएगा, खाना नहीं बनाएगा तो उसके अंदर भी तो कमी हो रही है खाने की। तो प्लांट क्या चाहता है, प्लांट चाहता है कि ये किसी तरीके से फोटो रेस्पिरेशन ना हो। अब फोटो रेस्पिरेशन कैसे नहीं होगा, तो ये हमारा प्रोसेस हम पढ़ते हैं C4 पाथवे में। प्लांट्स जो होते हैं वो एक एडॉप्टेशन कर लेते हैं, वो कहते हैं कि मैं C3 साइकिल ना चला के C4 चलाने लगूंगा। इसलिए पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन भी होता है, ठीक, कि जो प्लांट्स हैं वो फोटो रेस्पिरेशन को रोक, C4 जो पाथवे है या C4 साइकिल जो है वो अपने आप से होती है या एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तो C4 पाथवे इज अ डिफेंस मैकेनिज्म, C4 साइकिल इज अ डिफेंस मैकेनिज्म अपने आप को बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए, फोटो रेस्पिरेशन से बचाने के लिए। तो C4 साइकिल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक बार इस क्लास को हम लोग वापस से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या देखा हमने, हमने सबसे पहले देखा कि हमारा जो सेल होती है, लीफ होती है, उसमें क्या होते हैं, अपर एपिडर्मिस होती है, लोअर एपिडर्मिस, और बीच में पैलेसाइड एंड स्पॉन्जी होती है। पैलेसाइड एंड स्पॉन्जी को मिला के हम मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। मीजोफिल सेल के अंदर हमारा क्या होता है, ये मीजोफिल सेल है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर स्ट्रोमा होगा, और स्ट्रोमा के अंदर C3 साइकिल चलेगी। अभी जो स्ट्रोमा होता है उसमें पहले से राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, जो कि एक 5 कार्बन का कंपाउंड है जिसे हम RUBP भी कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, लेता है, और एक 6 कार्बन कंपाउंड बना देता है जो कि होता है 2 कार्बोक्सी 3 कीटो 1,5 बिस फॉस्फोराइबिटॉल। अब ये कार्बन कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए ये वापस से टूटता है तीन कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में, जिसे हम बोलते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है वो एटीपी को तोड़ के एडीपी बनाता है, और इस फॉस्फेट का इस्तेमाल कर लेता है अपने अंदर एक फॉस्फेट जोड़ने के लिए, और बन जाता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है ये अपना रिडक्शन करता है, एसिड से कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, ठीक, और क्या कर लेता है, अपने आप को रिड्यूस कर लेता है, किसमें, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड क्या करता है, अपने कुछ मॉलिक्यूल्स को राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनाने के लिए लगा देता है, जबकि कुछ मॉलिक्यूल इसके शुगर का सिंथेसाइज करना शुरू कर देते हैं। राइबोलोज 5 फॉस्फेट क्या करता है, अगेन एटीपी को कन्वर्ट करता है एडीपी में, और अपने में एक और फॉस्फेट जोड़ के वापस से राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट बना देता है, जो कि हमारा पहले से स्ट्रोमा में प्रेजेंट था। इधर हमारा क्या होता है, शुगर का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या ध्यान रखेंगे, पहली चीज, इसमें टोटल हमारे कितने एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है एक साइकिल में। अगर कोई पूछता है कि एटीपी कितने बन रहे हैं, तो एक साइकिल में हमारे एटीपी बन रहे हैं, इसको हम लिख देते हैं 1 साइकिल। 1 साइकिल में हमारे एटीपी कितने बन रहे हैं, 3, और NADPH2 कितने बन रहे हैं, 2। सॉरी, नॉट बन रहे हैं, यूज हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरा पूछा जाता है कि कंप्लीट ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को फिक्स करने के लिए, या फिर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए कितनी एसिमिलेटरी पावर कंज्यूम हो रही है, तो वो हो जाती है 18 ATP एंड 12 NADPH2। फिर आता है कि हमारा ये जो पूरी साइकिल होती है, ये C3 साइकिल, ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट इज एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। सेकंड इज रिडक्शन, जिसमें 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, एसिड इज कन्वर्टिंग इनटू एल्डिहाइड, इसलिए प्रोसेस को हमने बोला रिडक्शन। फिर हमने देखा कि इस 3 फॉस्फोग्लिसराइड के कुछ मॉलिक्यूल वापस से 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए ये 10 मॉलिक्यूल का यूज करते हैं। ध्यान रखना, ये 10 मॉलिक्यूल एंड ये 2 मॉलिक्यूल,
क्वेश्चन अलग पूछा जा सकता है कि 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल से आरयूबीपी बनता, राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनता, तो क्या कहेंगे 10 मॉलिक्यूल से। लेकिन अगर कोई पूछे कि 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 10 मॉलिक्यूल से कितने राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनते हैं, तो 6 मॉलिक्यूल। ठीक, इसके 6 बनेंगे और इसके कितने लगेंगे, 10 लगेंगे। तो ध्यान रखेंगे पेपर में क्या लैंग्वेज दी गई है। ठीक है, अच्छा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर प्लांट कंटिन्यू यह CO2 का यूज करके फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसमें बनने लगती है ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन की जब बन रही है, इसकी जो है एक्सेस हो जाएगी, तो आरयूबीपी जो होता है वो कार्बोक्सिलेज की तरह काम ना करके ऑक्सीजनेज की तरह काम करता और ऑक्सीजन को इसके साथ जोड़ने लग जाता है। और ऑक्सीजन को जोड़ करके ये प्रोसेस करना बंद कर देता है। ये प्रोसेस नहीं करेगा ना, 6 कार्बन का कंपाउंड ही नहीं बनेगा। तो क्या होता है, हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रुक जाती है और रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो इस चीज से बचने के लिए हमारा प्लांट क्या करता है, अपने में एक डिफेंस मैकेनिज्म को बना लेता है, जिसे हम C4 प्रोसेस में पढ़ेंगे। और फोटो रेस्पिरेशन के लिए अगर पूछा जाए कि फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रुबिस्को जो होता है वो एक्ट करता है ऑक्सीजनेस एंजाइम की तरह और प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देता है इंस्टेड ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसे बोला जाता है फोटो रेस्पिरेशन। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक यू क्लास एंड हैप्पी लर्निंग।